नमस्कार। आप सभी बीएससी तृतीय सेमेस्टर के विभिन्न महाविद्यालयों से आए हुए छात्र छात्राओं का इस वर्चुअल कक्षा में मैं स्वागत करती हूं। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे उसके पूर्व मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर भारती कुमार, सहायक प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र, शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय से हूं, भोपाल। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वह बीएससी तृतीय सेमेस्टर के पर्यावरण अध्ययन की द्वितीय इकाई से लिया गया है। आज का हमारा विषय है पर्यावरण प्रदूषण। छात्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस व्याख्यान के पश्चात आप किन बातों का अध्ययन कर सकेंगे उसकी जानकारी आपको पहले अवश्य होनी चाहिए। इस विषय के पश्चात आप यह जान पाएंगे कि प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण विभिन्न कितने प्रकार के होते हैं, प्रदूषण के मुख्य स्रोत क्या होते हैं, प्रदूषण का पर्यावरण, मानव, जीव जंतु पर क्या प्रभाव होता है एवं प्रदूषण से होने वाले विभिन्न प्रकार के रोग क्या हैं। तो आइए हम इस विषय का प्रारंभ इस चित्र के द्वारा करते हैं। आपको दो चित्र दिखाई दे रहे हैं, जिनमें प्रथम चित्र एवं द्वितीय चित्र दोनों में बहुत अंतर है। आज से 150 करोड़ वर्ष पूर्व जब पृथ्वी का उद्भव हुआ तब पृथ्वी बहुत ही मनोरम रही होगी। यदि हम एक आभासी दुनिया का ज्ञान करें तो हम देखेंगे कि जो पहला चित्र है यह बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य इसमें दिखाया जा रहा है, जिसमें झरने हैं, नदी है, पहाड़ हैं, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, विभिन्न प्रकार के छोटे एवं बड़े जीव जंतु आपको दिखाई दे रहे हैं। परंतु हमने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्तमान समय में इन सब प्राकृतिक स्रोतों का बहुत अधिक दोहन कर लिया है, जिस कारण हमारी प्रकृति असंतुलित होती जा रही है। तो छात्रों, सबसे पहले यह जो असंतुलन शब्द है यह हमारी प्रकृति के लिए प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारक है। प्रकृति को एक सामान्य जीवन चक्र के द्वारा चलाया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं हम मनुष्य भी अपना बराबर योगदान देते हैं। परंतु जब इस प्रकृति में किसी प्रकार का अवांछित परिवर्तन हो जाता है वह प्रदूषण कहलाता है। इस दूसरे चित्र में आप देखें तो यह हमारी वर्तमान परिस्थिति की प्रकृति है, जिसमें हमने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूरी प्रकृति को नष्ट करने की कगार पर ला दिया है। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रदूषण क्या होता है। तो छात्रों, प्रदूषण पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को कहते हैं एवं प्रदूषण उत्पन्न करने वाले प्रदूषक पर्यावरण और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पर्यावरण के किसी भी तत्व में होने वाला अवांछनीय परिवर्तन जिससे जीव जगत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, प्रदूषण कहलाता है। इस परिभाषा में दो विशेष शब्दों पर आपको ध्यान देना आवश्यक है कि पर्यावरण के दूषक पदार्थ विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जो वायु से उत्पन्न होते हैं, जल से उत्पन्न होते हैं, ध्वनि से उत्पन्न होते हैं, जो हमारी प्रकृति को असंतुलित करते हैं। इसी प्रकार एक दूसरा शब्द आप यहाँ देखेंगे, अवांछनीय परिवर्तन। अवांछनीय परिवर्तन से तात्पर्य है कि वह परिवर्तन जो प्रकृति के लिए सूटेबल या अनुकूल नहीं है, जिसका कि प्रतिकूल प्रभाव पड़े, वह प्रदूषण कहलाता है।
इसके अलावा विज्ञान के इस युग में मानव को जहां कुछ वरदान मिले हैं, वहां कुछ अभिशाप भी मिले हैं। प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख से जन्मा है और जिसे सहने के लिए अधिकांश मानव जाति और जीव जंतु मजबूर हैं। अतः प्रदूषण का यदि हम अर्थ देखें तो प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, न शुद्ध वायु मिलना, न शुद्ध जल मिलना, न शुद्ध खाद्य मिलना, न शांत वातावरण मिलना। और यही शुद्ध वायु, शुद्ध जल, शुद्ध खाद्य पदार्थ एवं शांत वातावरण की अनुपस्थिति ही पर्यावरण के प्रदूषण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और छात्रों, यह असंतुलन पैदा करने का मुख्य कार्य हम मानव जाति के द्वारा ही किया जा रहा है, क्योंकि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक दोहन कर रहे हैं, जिससे हमारा संतुलन धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। और एक समय ऐसा आएगा जब इस प्रदूषण के कारण हमारी पूरी पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी। प्रदूषण की परिभाषा को एक बहुत ही प्रख्यात पारिस्थितिक विज्ञानी ओडम, शायद आपने नाम सुना होगा। ओडम एक बहुत ही विख्यात पारिस्थितिक विज्ञानी हैं, जिन्होंने प्रदूषण को परिभाषित करते हुए यह कहा कि वातावरण के अथवा जीव मंडल के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों के ऊपर जो हानिकारक प्रभाव पड़ता है वह प्रदूषण कहलाता है। हमारे पर्यावरण की प्राकृतिक संरचना एवं संतुलन में उत्पन्न अवांछनीय परिवर्तन को प्रदूषण कह सकते हैं। ओडम की इस परिभाषा को यदि हम ध्यान से देखें तो इसमें भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों पर प्राकृतिक रूप से जो परिवर्तन होता है उसे प्रकृति स्वयं ही संतुलित कर लेती है, परंतु यदि मानव या कृत्रिम रूप से जब इस पर हानि पहुंचती है तो उसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम होता है और यही प्रदूषण का एक मुख्य कारक भी होता है, जिससे प्रकृति में विभिन्न अवांछनीय परिवर्तन उत्पन्न होते हैं और प्रकृति के यही अवांछनीय परिवर्तन प्रदूषण कहलाते हैं। तो छात्रों, अब हम विषय को आगे बढ़ाते हुए यह देखेंगे कि प्रदूषण विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, परंतु हम इस प्रदूषण के प्रकार को मुख्य 2 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे, जिसमें 5 प्रमुख प्रकार के प्रदूषण एवं 3 अन्य प्रकार के प्रदूषण। प्रमुख प्रकार के प्रदूषण में सबसे पहला वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा ध्वनि प्रदूषण, चौथा ताप प्रदूषण एवं 5वां नाभिकीय प्रदूषण है। उपरोक्त 5 प्रदूषण आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं, परंतु इसके अलावा चूंकि हम प्रदूषण पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे हैं, इसमें आवश्यक है कि इन प्रदूषणों के अलावा कुछ अन्य प्रदूषण भी आपको जानकारी होनी आवश्यक है। तो अन्य प्रकार के प्रदूषण में हम पहला लेंगे भूमि प्रदूषण, समुद्री प्रदूषण एवं तेलीय प्रदूषण। तो आइए अब हम इन विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को विभिन्न उपभागों में बांटकर उसका अध्ययन करेंगे। प्रदूषण की परिभाषा, प्रदूषण का वर्गीकरण, प्रदूषण के विभिन्न प्रकार के स्रोत एवं प्रदूषण से होने वाले प्रभाव। तो सबसे पहला प्रदूषण हम पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन या वायु प्रदूषण। आप सब ये भलीभांति जानते हैं कि यदि प्रकृति में वायु प्रदूषित हो जाए तो उसका कितना प्रतिकूल प्रभाव, चाहे वो जीवित जीव हो या जंतु जगत हो, सब पर उसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण हमारी प्रकृति असंतुलित होती जा रही है।
इस आधार पर हम देख सकते हैं कि वायु के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में ऐसा कोई भी अवांछित परिवर्तन जिसके द्वारा स्वयं मनुष्य के जीवन या अन्य जीवों, जीवन परिस्थितियों, हमारे औद्योगिक प्रक्रमों तथा हमारी सांस्कृतिक संपत्ति को हानि पहुंचाने या हमारी प्राकृतिक संपदा नष्ट हो या उसे हानि पहुंचे, वायु प्रदूषण कहलाता है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि यदि आप इन परिभाषाओं को लिखना चाहें तो आप उसे नोट कर सकते हैं। इस परिभाषा में मुख्य रूप से यह बताया जा रहा है अवांछित परिवर्तन। यह अवांछित परिवर्तन प्राकृतिक न होकर मानव निर्मित है। मानव निर्मित अर्थात हम अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपना जो प्राकृतिक संतुलन है उसको बिगाड़ रहे हैं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न उद्योगों का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ सांस्कृतिक संपत्ति है, जैसे बहुत से मॉन्यूमेंट्स हैं। इसका एक मैं बहुत अच्छा उदाहरण आपको बताना चाहूंगी कि आगरा का ताजमहल, इस पर बहुत अधिक डिस्प्यूट या विवाद चल रहा है, क्योंकि आगरा का ताजमहल जो हमारी एक प्राकृतिक धरोहर है और विश्व के जो वंडर्स हैं या आश्चर्य हैं उनमें भी इसका नाम आता है, तो इस सांस्कृतिक संपदा पर किस प्रकार नुकसान हो रहा है। आगरा के आसपास कुछ इंडस्ट्रियल एरिया हैं और इन औद्योगिक क्षेत्रों से बहुत अधिक मात्रा में विभिन्न प्रकार की गैसेस लिबरेट हो रही हैं और इन गैसेस में यदि हम देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, विभिन्न प्रकार की गैसेस जो उस इंडस्ट्री से या उद्योगों से लिबरेट हो रही हैं, वे जब ऊपर आसमान पर जाती हैं तो पानी के साथ रिएक्ट करके वापस पृथ्वी पर आती हैं और एक अम्ल वर्षा करती हैं। अर्थात ये गैसेस जल के साथ मिलकर एसिड का निर्माण करती हैं। इसे ही अम्ल वर्षा कहा जाता है। तो आगरा के ताजमहल में यह देखा जा रहा है कि संगमरमर से बना यह ताजमहल जो बिल्कुल सफेद रंग का था, अब धीरे धीरे पीला होता जा रहा है और इस पीले होने का मुख्य कारण है कि उसमें जो एसिड रेन्स हो रही हैं वो धीरे धीरे संगमरमर के पत्थर को सफेद से पीला करती जा रही हैं और यह वायु प्रदूषण का एक बहुत ही उत्तम उदाहरण है। तो यदि आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए तो आगरा के ताजमहल का उदाहरण आप अवश्य लिखें। इसके पश्चात यूएस पब्लिक हेल्थ सर्विस ने, जो कि पूरे विश्व की हेल्थ सर्विस है, एक डेफिनेशन दिया है वायु प्रदूषण से संबंधित। यदि आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं कि एयर पोल्यूशन may be defined as the presence in the outdoor atmosphere of one or more contaminants or combination thereof in such quantities and of such duration as may be or may tend to be injurious to human, plant or animal life or property, or which unreasonably interfere with the comfortable enjoyment of life or property or the conduct of business। इस परिभाषा में यदि आप देखें तो इसके पूर्व में जो ओडम के द्वारा दी हुई परिभाषा है या वायु प्रदूषण की जो परिभाषा हमने पढ़ी, उसमें भी इंजूरियस या हानिकारक, अनरीजनेबली अर्थात अवांछनीय शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो छात्रों, यह माना जा रहा है कि प्रकृति में जो भी अवांछनीय तत्व जिनकी आवश्यकता नहीं है, यदि वे प्रकृति पे पाए जा रहे हैं तो वे प्रदूषण के एक मुख्य कारक हो सकते हैं। इसी प्रकार विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वायु प्रदूषण उन परिस्थितियों तक सीमित रहता है जहां बाहरी परिवेशी वायुमंडल में दूषित पदार्थों की सांद्रता मनुष्य
तथा पर्यावरण को हानि पहुंचाने की सीमा तक बढ़ जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। यह भी प्रकृति में विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य से संबंधित प्रकरणों पर चर्चा करता है। उनके द्वारा जो परिभाषा दी गई है उसमें भी यही बताया गया है कि यदि अवांछनीय परिवर्तन हो या जो मनुष्य या जीव जगत को हानि पहुंचाने का जो कार्य करे वह प्रदूषण के अंतर्गत आता है। इस प्रकार वायु प्रदूषण का अब हम वर्गीकरण देखेंगे कि वायु प्रदूषण किन किन वर्गीकरण पर आधारित है। तो पहला वर्गीकरण है उत्पत्ति के आधार पर या किस प्रकार से पॉल्यूटेंट्स या प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। तो प्रदूषक को हम मुख्यतः दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहले प्राथमिक या प्राइमरी प्रदूषक, दूसरे द्वितीयक या सेकेंडरी प्रदूषक। प्राइमरी प्रदूषक या प्राथमिक प्रदूषक वे होते हैं जो वातावरण में प्राकृतिक रूप से प्रसारित होते हैं या नेचुरल होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स जो प्रकृति में सीधे ही प्रसारित होते हैं, वे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स या प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। इसके विपरीत जो द्वितीयक प्रदूषक होते हैं वे वातावरण में प्राथमिक प्रदूषक के साथ मिलकर रासायनिक या प्रकाश रासायनिक क्रिया से उत्पन्न होते हैं। इसके उदाहरण में हम ले सकते हैं ओजोन लेयर। आजकल आप बहुत सुनते होंगे ओजोन लेयर में छिद्र हो रहा है, यह एक प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण है। दूसरा प्रकाश रासायनिक धुंध। विभिन्न प्रकार की प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स से निकली हुई जो गैसेस हैं, जब वे प्रकृति में लिबरेट होती हैं या प्रसारित होती हैं तो वे रासायनिक क्रिया के द्वारा प्रकृति में वापस पुनः आती हैं और ये प्रकाश रासायनिक धुंध या अम्ल वर्षा या ग्रीन हाउस इफेक्ट के रूप में हमारी प्रकृति को असंतुलित करती हैं। दूसरे प्रकार का वर्गीकरण हम देखेंगे पदार्थ की अवस्था के आधार पर। पदार्थ की अवस्था के आधार पर हम इन्हें पुनः दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला गैसीय प्रदूषक या गैसियस पॉल्यूटेंट्स और दूसरा कणीय प्रदूषक या पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। गैसीय प्रदूषक के अंतर्गत कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड आते हैं। इसके पूर्व में जो वर्गीकरण हमने देखा था, प्राकृतिक रूप से जो प्राथमिक प्रदूषक थे वे भी कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ही थे। पदार्थ की अवस्था के आधार पर जो दूसरे प्रकार के पॉल्यूटेंट्स होते हैं वे कणीय प्रदूषक कहलाते हैं, जिन्हें हम पार्टिकुलेट मैटर्स भी कहते हैं। पार्टिकुलेट मैटर्स वे होते हैं जो गैसीय अवस्था में निकली हुई गैसेस विभिन्न प्रकार से वातावरण में प्रक्रिया करके और प्रकृति में पुनः वापस आ जाती हैं। इसके उदाहरण में हम देख सकते हैं स्मोक या धुआं, फ्यूम जिसे हम धूम कहते हैं, डस्ट जिसे हम धूलि कहते हैं। स्मोक जो होता है, यह आपको जानकारी होना चाहिए, स्मोक या धुआं धुंध एवं कोहरा के मिलने से बनता है। अर्थात जब धुंध और कोहरा दोनों मिल जाते हैं तो वे धुआं का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार वायु प्रदूषण के अब हम स्रोत देखेंगे कि वायु प्रदूषण जो प्रकृति को असंतुलित करता है उसके विभिन्न प्रकार के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं। इसे भी हम वर्गीकृत करके अध्ययन करेंगे। पहला प्राकृतिक या नेचुरल स्रोत और दूसरा मानवीय या मनुष्य के द्वारा निर्मित या मैन मेड पॉल्यूटेंट्स। प्राकृतिक प्रदूषण वह होता है जैसे प्रकृति में ज्वालामुखी का फूटना, उससे जो राख उत्पन्न होती है वह प्रदूषण का कार्य करती है। इसके अलावा आंधी, वनों में जो आग लगती है एवं दलदल में भी
प्राकृतिक रूप से वायु प्रदूषण होता है। प्राकृतिक वायु प्रदूषण को प्रकृति अपने स्वयं से ही बैलेंस या संतुलित कर लेती है, परंतु यदि हम दूसरी तरफ देखें तो मानव द्वारा निर्मित जो वायु प्रदूषण के विभिन्न उदाहरण हम देखते हैं, उससे ओवरकम करना या उससे हम बचने के उपाय बहुत कम देख पाते हैं, क्योंकि उसका प्रकृति में बहुत अधिक हानि होती है। तो मानवीय वायु प्रदूषण के रूप में यदि हम देखें तो दहन प्रक्रम या कंबशन, इसके अंतर्गत हम ले सकते हैं कि जब हम कोयले को जलाते हैं तो जो विभिन्न प्रकार की गैसेस लिबरेट होती हैं वह दहन प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं। उद्योग या इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग, उद्योग में हम विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स का उत्पादन करते हैं जिससे जो गैसेस लिबरेट होती हैं वे वायु में प्रदूषण का कार्य करती हैं। इसके अलावा सबसे अधिक वर्तमान परिस्थिति में जो वायु प्रदूषण का कारक है वो है न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट। न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट में विभिन्न प्रकार के टेस्ट जो या परमाणु अध्ययन के लिए जो हम विभिन्न प्रकार के परीक्षण करते हैं, उससे जो वायु प्रदूषित होती है वो सबसे अधिक हानिकारक है। इसके अलावा यदि हम वायु प्रदूषण का प्रभाव देखें तो सबसे पहले मनुष्य पर यदि हम इसका प्रभाव देखें तो स्वास्थ्य पर इसका बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। जो गैसेस प्रकृति में निकलती हैं या इंडस्ट्रीज के द्वारा या कंबशन के द्वारा या न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के द्वारा, ये गैसेस वापस प्रकृति में मनुष्य पर या विभिन्न जीव जंतुओं पर या विभिन्न पेड़ पौधों पर बहुत हानिकारक प्रभाव देती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मनुष्य के स्वास्थ्य पर किस प्रकार वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। तो इसके उदाहरण में हम देख सकते हैं दमा, ब्रोंकाइटिस, गले का दर्द या निमोनिया। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि कैसे यह मनुष्य सांस ले रहा है और इंडस्ट्री से जो धुआं निकल रहा है या व्हीकल्स या वाहनों के द्वारा जो धुआं निकल रहा है वो प्रकृति में प्रसारित होता है, और जब हम सांस लेते हैं तो इस सांस के माध्यम से इस इंडस्ट्रीज के द्वारा जो हानिकारक धुआं निकलता है उसे हम सांस के द्वारा अपनी बॉडी में इनहेल करते हैं, और ये उपरोक्त विभिन्न प्रकार के जो डिजीजेज हैं या बीमारियां हैं इनको उत्पन्न करते हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा यदि हम कुछ जीव जंतुओं का उदाहरण देखें तो वायु प्रदूषण का एक बहुत ही रोचक उदाहरण है पीपर्ड मॉथ। मॉथ एक प्रकार की स्पीशीज है जो बटरफ्लाई की तरह होती है, तितली या बटरफ्लाई या इंसेक्ट कैटेगरी में आती है, परंतु यह बटरफ्लाई से थोड़ी मोटी होती है जिसे मॉथ कहा जाता है। तो इसके उदाहरण में यदि आप देखें तो पीपर्ड मॉथ पर वायु प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है, तो अमेरिका या यूरोप के आसपास जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं वहां पर यह अध्ययन किया गया कि यह पीपर्ड मॉथ की 2 स्पीशीज मुख्य रूप से मिलती हैं। इस चित्र में, ऊपर वाले चित्र में आप देख सकते हैं कि मॉथ की 2 स्पीशीज दिखाई दे रही हैं। एक आपको गाढ़े रंग की दिखाई दे रही है जो भूरे काले रंग की है, एवं दूसरी सफेद रंग की। आज से कुछ 10 वर्ष पूर्व यह देखा गया था कि दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो ब्लैक पीपर्ड मॉथ थी यह लगभग दुर्लभ स्थिति में थी, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में यह ब्लैक पीपर्ड मॉथ लगभग एक्सटिंक्शन की कगार में थी। परंतु धीरे धीरे यह देखा गया कि इनकी बहुत अधिक स्पीशीज यूरोप के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं उनके आसपास जहां इंडस्ट्रीज बहुत पाई जा रही थी वहां पर असामान्य रूप से इन ब्लैक पीपर्ड मॉथ की संख्या बहुत अधिक बढ़ने लगी। तो वैज्ञानिकों का ध्यान जब इस ओर गया कि जो स्पीशीज बहुत दुर्लभ थी वह अब इतनी अधिक मात्रा में कैसे बढ़ गई,
तो इसके अध्ययन से यह पता चला कि जो इंडस्ट्रीज से जो गैसेस लिबरेट होती थी, वो तटवर्ती क्षेत्र में जो पेड़ पौधे थे उन पे वो गैसेस चिपक कर उन छालों को, उन पेड़ की छालों को काला कर देती थी। और यह काले कलर की छालों पर जब ये ब्लैक पीपर्ड मॉथ बैठती हैं तो वो आसानी से दिखाई नहीं देती हैं, जिस कारण जिन भी पशु पक्षियों का यह ब्लैक पीपर्ड मॉथ भोजन का साधन होती थी तो वो आसानी से विजिबल नहीं हो पाती हैं। इसका कारण ये था कि इंडस्ट्रीज से जो धुआं निकलता है वह पौधों की छालों को काला कर देता था। इस पौधों की छालों को काला करने के कारण जब यह काली पीपर्ड मॉथ उस छाल पे बैठती है तो वो पशु पक्षियों को आसानी से दिखाई नहीं देती, जिस कारण वो उनको भोजन के रूप में ग्रहण नहीं कर पाते थे। परंतु इसके विपरीत जब उस काली छाल पर यह सफेद पीपर मॉथ बैठती है तो वह आसानी से दिखाई देती थी और यह भोजन का कारण बन जाती थी। इस कारण यह देखा गया कि जो ब्लैक पीपर्ड मॉथ है, इन्होंने अपने आप में उस वायु प्रदूषण के प्रति एक अनुकूलन उत्पन्न कर लिया कि जो ब्लैक छाल है उस पर जाकर वो बहुत अधिक बैठने लगी और उनकी संख्या बहुत अधिक संख्या में बढ़ गई। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो वायु प्रदूषण का किस प्रकार से कीटों पर प्रभाव पड़ता है। दूसरे उदाहरण में आप यहाँ देख सकते हैं फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस का जो चित्र नीचे वाला दिखाया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस मनुष्य का पैर किस प्रकार से तिरछा हो गया है। तो वायु जब हम इनहेल करते हैं तो इसमें विभिन्न प्रकार के तत्व हमारी बॉडी में प्रवेश करते हैं, जिससे हमारे दांतों में, हमारी हड्डियों में असामान्य रूप से परिवर्तन होता है और यह बीमारी फ्लोरोसिस नाम से जानी जाती है। जीव जंतु एवं मनुष्यों के अलावा यदि हम देखें तो प्रकृति में पेड़ पौधों में वायु प्रदूषण का सबसे अधिक दुष्परिणाम होता है, जिसके उदाहरण में आप देख सकते हैं। चूंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्राकृतिक संतुलन के लिए बहुत आवश्यक है, परंतु यहाँ दो चित्र दिखाए जा रहे हैं, जिसमें आप देखें तो जो प्रथम चित्र है उसमें पत्तियां किस प्रकार से बिल्कुल नीचे की ओर झुक गई हैं। इसका कारण है कि इनमें फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बिल्कुल धीमी हो गई है या कम हो गई है या बंद हो गई है। इसका मुख्य कारण है कि वायु के द्वारा जो विभिन्न धूल के पार्टिकल्स इन पत्तियों में प्रवेश करते हैं, विभिन्न प्रकार की गैसेस जो वायु प्रदूषण उत्पन्न करती हैं, जब इन पत्तियों पर प्रवेश करती हैं तो वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को भी प्रभावित करती हैं। इसी प्रकार दूसरे चित्र में आप देखें तो पहला जो बड़ा पेड़ है वो स्वस्थ दिखाई दे रहा है, परंतु दूसरा जो पेड़ है उसकी पत्तियां पीली पीली दिखाई दे रही हैं। इस पीली पत्तियों का मुख्य कारण है कि पत्तियों में क्लोरोफिल की कमी। और ये हम सब जानते हैं कि यदि पत्तियों में क्लोरोफिल कम हो जाए तो प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन, इन सब की प्रक्रिया पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार वायु प्रदूषण से जो विभिन्न प्रकार की गैसेस, धूल के कण इन पत्तियों पर जब आते हैं तो वे स्टोमेटा को अवरुद्ध कर देते हैं या रंध्र को बंद कर देते हैं, जिससे पौधा लगभग मृत्यु की ओर चला जाता है। तो इस प्रकार वायु प्रदूषण का वनस्पति पर भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण का वायुमंडल से किस प्रकार प्रभाव होता है, तो इसके उदाहरण में आप लिख सकते हैं स्मॉग या धुंध, एसिड रेन जिसकी मैंने पहले भी आपसे चर्चा की, ओजोन होल एवं ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। दूसरे प्रकार का प्रदूषण जल प्रदूषण या वाटर पॉल्यूशन कहलाता है। जल प्रदूषण या वाटर पॉल्यूशन से तात्पर्य है कि जल में किसी ऐसे बाहरी पदार्थ अथवा लक्षण की उपस्थिति को जल प्रदूषण कहते हैं, जो उसके गुणों को इस प्रकार प्रभावित कि जल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाए अथवा इसकी उपयोगिता कम हो जाए।
यदि हम जल प्रदूषण की चर्चा करें तो यदि हम पहले के समय को देखें तो प्राकृतिक रूप से जो जल के स्रोत थे उनको हम अपने जल ग्रहण के रूप में प्रयोग करते थे, परंतु वर्तमान परिस्थिति में यदि हम देखें तो प्रकृति के जल स्रोतों का उपयोग लगभग हमने बंद कर दिया है, क्योंकि हमारे घरों में आजकल आरओ हैं, विभिन्न प्रकार के फिल्टर्स हैं जिनसे हम पानी को प्यूरिफाई करते हैं या शुद्ध करते हैं, उसके पश्चात पीते हैं। इसका क्या कारण है? इसका बहुत बड़ा कारण है कि हमने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो प्राकृतिक जल के स्रोत हैं उनको इतना अधिक प्रदूषित कर दिया है कि वो हमारे पीने के लायक ही नहीं रह गए हैं। इसलिए जल प्रदूषण का प्रकृति में बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जल प्रदूषण का वर्गीकरण यदि हम देखें तो हम इसे विभिन्न 3 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पहला भौतिक जल प्रदूषण, दूसरा रासायनिक जल प्रदूषण एवं तीसरा जैव या बायोटिक जल प्रदूषण। भौतिक जल प्रदूषण के अंतर्गत यदि हम जल को बाह्य रूप से उसका अध्ययन करें तो जल में जो विभिन्न प्रकार की गंध आती है, उसका जो स्वाद होता है वह भौतिक जल प्रदूषण के अंतर्गत आता है। रासायनिक या केमिकल जल प्रदूषण के अंतर्गत उद्योगों से निकलने वाला जो जल है वो जब प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाया जाता है वह रासायनिक जल प्रदूषण का कारक होता है। एवं जैविक रूप से यदि हम देखें तो उद्योगों से जो निकलने वाला जल जब विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक जल स्रोतों में जाकर मिलता है तो वह विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं पर रोग उत्पन्न करता है, तो यह जैविक प्रकार का जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण के स्रोत को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहले तो वे जल प्रदूषण के स्रोत जो प्राकृतिक होते हैं एवं दूसरे वे जो हम मनुष्यों के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, जिन्हें हम मैनमेड या मानवीय प्रकार के कह सकते हैं। प्राकृतिक प्रकार के जल स्रोत जो होते हैं उन्हें प्रकृति स्वयं संतुलित करती है। इसके उदाहरण में यदि आप देखें तो जो पहले 2 चित्र हैं वे प्राकृतिक जल प्रदूषण के स्रोत दिखा रहे हैं, जिसमें बहुत सी शैवाल की कॉलोनी दिखाई दे रही है, परंतु विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो इस जल में पाए जाते हैं वो प्राकृतिक रूप से इस प्रदूषित जल को शुद्ध करने का भी कार्य करते हैं। परंतु दूसरा चित्र यदि आप देखें तो यह बहुत ही प्रदूषित जल दिखाई दे रहा है, जिसमें हमने अपनी बहुत सी उपयोग की वस्तुओं को फेंका है, जिसमें आप एक टायर देख सकते हैं, विभिन्न प्रकार की पॉलीथीन्स देख सकते हैं। केमिकल्स के कारण जल का जो सफेद या ट्रांसपेरेंट कलर है वो नीला हो गया है, तो यह हम मनुष्यों के द्वारा निर्मित किया हुआ स्रोत है। अब इस जल प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत को यदि हम देखें तो इसका क्या प्रभाव होता है? भूरक्षण, खनिज पदार्थों, पौधों की पत्तियों एवं ह्यूमस पदार्थों तथा प्राणियों के मूलभूत आदि जल में मिलने से जल का प्राकृतिक स्रोत प्रदूषित होता है। इसी प्रकार यदि वर्षा कम मात्रा में होती है तो भी जल प्रदूषित होता है। इसके उदाहरण में यदि हम देखें तो जलाशय के पानी में टॉक्सिक या विषैले तत्वों की उपस्थिति से विषाक्तता उत्पन्न होती है, क्योंकि जल में आर्सेनिक, कैडमियम पाया जाता है। इस उदाहरण में एक शब्द आया है टॉक्सिक या विषैला। इस विषैले से तात्पर्य है कि जल में उन पदार्थों की उपस्थिति या उन तत्वों की उपस्थिति हो जाना जो उस जल में पाए जाने वाले जीव जंतुओं को हानि पहुंचाएं। और यह हानि पहुंचाने में जो तत्व महत्वपूर्ण होते हैं वे हैं आर्सेनिक, कैडमियम। अब प्रश्न आता है कि आर्सेनिक, कैडमियम ये आते कहाँ से हैं? तो आर्सेनिक, कैडमियम आदि हम जो उद्योगों से जल का उपयोग करते हैं और उन्हें तालाबों में, नदियों में या झीलों में सीधे प्रसारित कर देते हैं, यही टॉक्सिसिटी को उत्पन्न करने का कार्य करते हैं और जल पूरी तरह प्रदूषित हो जाता है, जो हमारे उपयोग के लिए बिल्कुल भी
नहीं होता है। जल के प्रदूषण के यदि हम मानवीय स्रोत देखें तो इस चित्र में आप देख सकते हैं कि सबसे पहला उदाहरण यदि हम डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स या घरेलू बहिस्राव लें, घरेलू बहिस्राव के अंतर्गत यदि आप देखें तो जो घर में हम विभिन्न प्रकार के डिटर्जेंट्स का उपयोग करते हैं, कपड़े धोने में, बर्तन धोने में, स्वयं की शुद्धि में, इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के मच्छर, मक्खी आदि को भगाने में फिनाइल का उपयोग करते हैं, या बहुत से इनमें केमिकल्स जुड़े होते हैं जिनका कि हम नालियों में बहाव कर देते हैं और यह नाली से निकलकर विभिन्न प्रकार के जल स्रोतों में जाकर मिलता है और प्रदूषण करने का कार्य करता है। तो घरेलू बहिस्राव एक बहुत महत्वपूर्ण जल प्रदूषण का कारण है या स्रोत है। दूसरा उदाहरण यदि हम देखें तो वहित मल या सीवेज। सीवेज वर्तमान परिस्थिति में एक बहुत बड़ी समस्या है। इसमें यदि हम देखें तो घरेलू तथा सार्वजनिक शौचालयों से निकले मानवीय मलमूत्र में कार्बनिक तथा अकार्बनिक दोनों पदार्थ निलंबित अवस्था में रहते हैं। निलंबित से तात्पर्य है कि वो सस्पेंडेड रूप में रहते हैं, यानी स्टेबल रहते हैं, वो घुलनशील नहीं होते हैं। घुल जाए यदि तो वो पानी में विभिन्न जगह जाकर के डिपॉजिट हो जाते हैं और यह पानी में जब परमानेंट रूप से पाए जाते हैं तो ये विभिन्न प्रकार के मनुष्यों में, जीव जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। तो यदि हम इसका उदाहरण देखें तो कुछ वाटर से उत्पन्न या जलोद रोग होते हैं जिन्हें हम वाटर बॉर्न डिजीज कहते हैं, जो मनुष्यों में बहुत ही संक्रामक होती हैं। इसके उदाहरण में यदि आप देखें तो टाइफाइड, हैजा, पेचिश, संक्रामक यकृत शोथ या इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस आजकल आप बहुत सुनते हैं, जिसका आजकल टीका भी निर्मित हो गया है। परंतु जल जब तक दूषित रहेगा और यदि हम उसका दूषित जल का ही प्रयोग करते रहेंगे तो ये विभिन्न प्रकार की बीमारियों से उबर पाना संभव नहीं है और यह जल का जो प्रदूषण है यह अधिकांशतः मानव द्वारा ही निर्मित है। तीसरे प्रकार का यदि हम स्रोत देखें तो वह है औद्योगिक बहिस्राव। औद्योगिक बहिस्राव में इस चित्र में यदि आप देखें तो एक इंडस्ट्री या उद्योग दिखाई दे रहा है जिससे जो जल बाहर निकलता है उसे किस प्रकार से एक तालाब में या नदी जो दिख रही है उसमें जाकर के मिला दिया जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि जब उद्योग से निकलने वाला जल या प्राकृतिक स्रोत में मिला दिया जाए तो वह किस प्रकार से हानिकारक हो सकता है। तो विभिन्न प्रकार के उद्योगों को यदि हम देखें तो वे कौन से उद्योग हैं जिनसे कि जल प्रदूषित होता है, तो उनमें आप लिख सकते हैं लुगदी कागज उद्योग या पेपर इंडस्ट्री, शक्कर उद्योग या शुगर इंडस्ट्री, मद्य निर्माणशाला या ब्रेवरी, चर्म उद्योग या लेदर इंडस्ट्री, औषध निर्माण उद्योग या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। ये विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रीज से जब प्रोडक्ट निकल जाता है तो उसमें पानी की आवश्यकता होती है। जो गंदा पानी बचता है उसे प्राकृतिक जल में ऐसे ही मिला दिया जाता है जो जल को प्रदूषित करता है। तो यह औद्योगिक बहिस्राव भी जल प्रदूषण का एक बहुत प्रमुख स्रोत है। चौथे प्रकार का यदि हम जल प्रदूषण का स्रोत देखें तो कृषि बहिस्राव। कृषि बहिस्राव में मैंने इस चार्ट के माध्यम से आपको एक उदाहरण समझाने का प्रयास किया है। तो सबसे पहला शब्द आप इसमें देख सकते हैं उर्वरक। कृषि या फसल का जब उत्पादन किया जाता है तो जो किसान होते हैं वे प्रोडक्शन को बहुत अधिक मात्रा में बढ़ाने के लिए उर्वरक का उपयोग करते हैं और उस उर्वरक में नाइट्रोजन के कुछ कंटेंट होते हैं, फास्फोरस होता है और यह उर्वरक उस फसल में मिलाया जाता है। जब उस फसल में हम इस उर्वरक को डालते हैं उसके साथ जल भी मिलाया जाता है तो जल में यह नाइट्रोजन और फास्फोरस वृद्धि करते हैं या सस्पेंडेड पार्टिकल्स के रूप में पाए जाते हैं
जब ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स के रूप में पाए जाते हैं तो पैदावार की वृद्धि बहुत अधिक बढ़ जाती है। पैदावार की वृद्धि तो बहुत अधिक हो जाती है, परंतु यदि हम उसका दुष्परिणाम देखें तो जो फसल में पानी पाया जाएगा या जल पाया जाएगा, उसमें ये विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन, फास्फोरस का प्रभाव किस प्रकार से दुष्परिणाम देता है, उसमें हम देख सकते हैं कि यह जल के साथ मिलता है और विभिन्न प्रकार के जल स्रोतों में जाकर के मिलता है। तो खेत का पानी जब विभिन्न प्रकार के जल स्रोतों में जाके मिलेगा, जिसमें उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस की उपस्थिति के कारण वह भी जल के साथ मिलकर जल में आकर मिल जाता है, और यह नाइट्रोजन और फास्फोरस विभिन्न प्रकार के जलीय जीव जंतुओं के लिए बहुत अधिक उपयोगी होते हैं। इसका उदाहरण यदि आप देखें तो जिस नाइट्रोजन या फास्फोरस बहुत अधिक मात्रा में होता है, वहां पर एल्गी या शैवाल का प्रस्फुटन बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देता है, जिसे हम एल्गल ब्लूम्स कहते हैं। परंतु यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब शैवाल बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि कर लेते हैं तो वे जल को प्रदूषित करते हैं। अब वो जल को किस प्रकार से प्रदूषित करते हैं कि जो शैवाल होते हैं उनमें कुछ स्लाइमी कवरिंग या चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जो जल की अपर सरफेस पर पूरी तरह से शैवाल की जो कॉलोनी होती है या शैवाल की जो जाति होती है, वो इस मोटी अवपंकी स्लाइमी कवरिंग को जल में पूरी तरह फैला देती है, जिससे जल के नीचे पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया, वायरस, विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे जीव जंतु जो जल की निचली सतह पर पाए जाते हैं, उनकी वृद्धि करने में बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप चक्र देखें तो हमने किस प्रकार से अपनी खेती के लिए विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर्स का प्रयोग किया, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस मिला, जो जल के साथ मिलकर जल के विभिन्न स्रोतों में मिला, और यह विभिन्न स्रोतों में मिलकर जब जल में जाता है तो जल में पाए जाने वाले जलीय जीव जंतु पर वो प्रतिकूल और अनुकूल दोनों प्रकार के प्रभाव डालता है। इसका उदाहरण यदि आप देखना चाहें तो यहाँ मैंने आपको एक समझाने का प्रयास किया है कि डल झील में आप जो पहला चित्र देखेंगे, डल झील, आप सभी को पता होगा कि कश्मीर की डल झील बहुत फेमस है या प्रसिद्ध है। डल झील में जो पहला उदाहरण आप देखें तो कितना साफ सुथरा जल आपको दिखाई दे रहा है, परंतु जो दूसरा चित्र आप देखें तो आपको पूरी एल्गी की कॉलोनी के कारण जल प्रदूषित होकर हरा दिखाई दे रहा है। उसी में एक महिला किस प्रकार से नाव को तैरा रही है। तो ये जो हरा रंग है, ये विभिन्न प्रकार के स्रोतों से जो जल आता है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस या विभिन्न प्रकार के केमिकल जब नेचुरल या प्राकृतिक जल में मिल जाते हैं तो वो एल्गीज को या एल्गल ब्लूम्स को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो यह पूरे जल को प्रदूषित कर देता है। तो इस प्रकार छात्रों, आपने देखा कि कृषि के उत्पादन में तो हम बहुत वृद्धि कर लेते हैं, परंतु उसका किस प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव जल में जाता है, और हम जब उसका उपयोग करते हैं तो उससे हमको विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। जल के प्रदूषण का एक और बहुत रोचक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगी, पारद प्रदूषण या मरकरी पॉल्यूशन। यहाँ छात्रों, पारद या मरकरी एक ऐसी धातु है, एकमात्र ऐसी धातु है जो प्रकृति में सामान्य ताप पर तो द्रव रूप में होती है, परंतु यदि इसका तापमान अधिक कर दिया जाए तो वो सरलता से वाष्पीकृत हो जाती है और वाष्पीकृत होकर विषैले बाष्प के रूप में प्रकृति में फैलती है। यहाँ आपको एक जानकारी देना चाहूंगी कि प्रतिवर्ष लगभग 10,000 टन मरकरी का हम प्राकृतिक दोहन करते हैं, परंतु इस 10,000 टन मरकरी के प्राकृतिक दोहन का केवल 50% उपयोग ही हम अपने उद्योगों में कर पाते हैं।
बाकी जो लगभग 50% प्राकृतिक दोहन किया हुआ मरकरी है वो प्रकृति में ऐसे ही बहा दिया जाता है या फेंक दिया जाता है, जो कि हमारी प्रकृति को असंतुलित करने में बहुत योगदान दे रहा है। इसके उदाहरण में एक मिलीमेटा खाड़ी की दुर्घटना मैं आपको बताना चाहूंगी, जो जापान में सन 1950 में हुई थी। इसका एक बहुत ही रोचक उदाहरण है कि जापान के कुछ तटीय क्षेत्र में एक अध्ययन किया गया और वहां देखा गया कि वहां के जो मनुष्य हैं एवं वहां की उनकी मनुष्यों के घर में जो पाली हुई बिल्लियां थी, उनमें एक जैसे परिवर्तन देखे जा रहे थे। तो वैज्ञानिकों ने जब इसका अध्ययन किया तो पाया कि उन मनुष्यों में एवं उन बिल्लियों में एक जैसा परिवर्तन, जैसे उनकी हड्डियां मुड़ रही थी, उनके हाथ पैर तिरछे हो रहे थे, उनके दांत टूटने लगे थे। तो यह देखा गया कि ये जो बिल्ली और मनुष्य, उनका जो भोजन था वो तटीय क्षेत्र में, खाड़ी क्षेत्रों में जो समुद्र में पाई जाने वाली मछलियां थी, उनको ये मनुष्य भी खाते थे एवं उनकी पालतू बिल्लियां भी खाती थी। तो बिल्ली एवं मनुष्य दोनों जब उस मछली का सेवन करते थे तो यह देखा गया कि उन मछलियों में ऐसी क्या बात है जो मनुष्य एवं उन बिल्लियों पर एक जैसी बीमारी उत्पन्न कर रही है। तो अध्ययन से पाया गया कि तटीय क्षेत्र में जो उद्योग थे उनसे मरकरी बहुत अधिक मात्रा में लिबरेट किया जाता था और यह मरकरी जल में सीधे ही प्रभावित कर देते थे। तो सीधे ही प्रवाहित किया जल जब मछलियां उनके संपर्क में आती थी तो मछलियां जब अपना भोजन लेती थी तो मरकरी का कुछ मात्रा भी उन मछलियों में चली जाती थी। तो जब इन मछलियों को भोजन के रूप में ये मनुष्य एवं बिल्लियां लेते थे तो उन्हें ये मिलीमेटा नामक डिजीज उत्पन्न होने लगी। तो यह देखा गया कि जल किस प्रकार से मरकरी से प्रदूषित हुआ एवं मनुष्य एवं बिल्लियों पर वो किस प्रकार मिलीमेटा डिजीज को उत्पन्न करता है। तो मरकरी के पॉल्यूशन से जो डिजीज उत्पन्न होती है उसका यदि आप नाम देखना चाहें तो वह कहलाता है मिलीमेटा डिजीज। दूसरा यदि उदाहरण हम देखें जल प्रदूषण का, तो कीटनाशकों का भी बहुत अधिक दुष्परिणाम होता है, जैसे डीडीटी। डीडीटी का फुल फॉर्म है डाइक्लोरोफिनाइल ट्राइक्लोरोमिथाइल मीथेन। यदि आप पुराने परिदृश्य को देखें तो पहले समय में यदि किसी जीव जंतु की मृत्यु हो जाती थी तो आसमान पे बहुत सारे आपको गिद्ध दिखाई देते थे। तो हम ये मान लेते थे कि यहाँ जरूर किसी जानवर की मृत्यु हुई है और ये गिद्ध उस जानवर को खाने के लिए यहाँ पर मंडरा रहे हैं। परंतु वर्तमान समय में यदि आप देखें तो ऐसे दृश्य बहुत ही दुर्लभ हो गए हैं, हमको दिखते ही नहीं हैं। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि कीटनाशकों की उपस्थिति के कारण हमने कीटनाशकों का इतना अधिक प्रयोग कर लिया है कि जो जीव जंतु हैं उस पर इसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभाव गिद्ध पर एवं पशुओं पर पड़ा है। अब वो कैसे पड़ा है? तो जब हम विभिन्न प्रकार के कीटनाशक का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करते हैं या पेड़ पौधों की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए करते हैं या मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए करते हैं, तो इसमें डीडीटी का प्रयोग किया जाता है और यह डीडीटी प्रकृति में बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में स्टेबल रहता है या स्थिर पाया जाता है। जब विभिन्न प्रकार के पशु जो चारा खाते हैं उन पेड़ पौधों को अपने भोजन के रूप में जब ग्रहण करते हैं तो यह असामान्य रूप से उनके भोजन के साथ डीडीटी भी उनके शरीर में चला जाता है और जब यह डीडीटी उनके शरीर में जाता है तो वो वहां जाकर स्थिर हो जाता है। जब उस जीव की मृत्यु होती है तो मृत्यु के पश्चात विभिन्न प्रकार के जो गिद्ध की स्पीशीज या वल्चर या गिद्ध जिन्हें हम कहते हैं, जब उस मृत जीव को अपने भोजन के रूप में लेता है
तो इनडायरेक्ट रूप में या डायरेक्ट रूप में वह डीडीटी भी उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार एक पौधे से किस प्रकार जीव जंतु या पशु के ऊपर उसका प्रभाव पड़ा और पशु के पश्चात पक्षियों पर किस प्रकार उसका प्रभाव पड़ा, तो यह जो डीडीटी या कीटनाशक का जो प्रयोग है ये प्रकृति को बहुत असंतुलित कर रहा है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग करें। इस कीटनाशक के प्रयोग से संबंधित एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगी कि रेचल कारस नामक एक लेखिका हैं जिन्होंने एक साइलेंट स्प्रिंग नामक किताब लिखी है और इस किताब में जो उन्होंने हेडिंग दी है उसमें कहा है कि चिड़िया वे सब कहाँ गईं, और किनारे आप देख सकते हैं कि वार्निंग पेस्टिसाइड्स। वार्निंग पेस्टिसाइड्स का मतलब है कि हम वर्तमान परिस्थिति में पेस्टिसाइड्स का या कीटनाशकों का इतना भी उपयोग न करें कि एक समय ऐसा आए कि प्रकृति से पूरी चिड़िया ही गायब हो जाएं। और ये प्रदूषण का एक बहुत रोचक उदाहरण है कि चिड़िया किस प्रकार से पेस्टिसाइड्स के प्रभाव से धीरे धीरे प्रकृति से एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। इनके उदाहरण में आप गिद्धों को देख सकते हैं, गौरैया देख सकते हैं, कौवे देख सकते हैं, जो इन पेस्टिसाइड्स के प्रयोग के कारण धीरे धीरे दुर्लभ प्रकृति के अंतर्गत आ रहे हैं। तीसरा प्रदूषण हम देखेंगे ध्वनि या शोर प्रदूषण। जैसा कि छात्रों हम सभी जानते हैं कि ध्वनि या शोर जब हमारी सुनने की क्षमता से अधिक कोई भी आवाज हमारे कानों तक पहुंचती है तो हम अपने कानों को बंद कर लेते हैं। इसका क्या अर्थ है कि वह ध्वनि हमारे कानों के लिए असहनीय हो रही है, हमारे कानों को सुनने में परेशानी उत्पन्न कर रही है। तो वह ध्वनि जो हमारे कानों पर असामान्य रूप से रिएक्शन दे वह ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। तो इसके परिभाषा के रूप में यदि आप देखें तो शोर एक अवांछित ध्वनि है या कोई भी ध्वनि जब मानसिक क्रियाओं में विघ्न उत्पन्न करने लगती है तो शोर के अंतर्गत आ जाती है। तो ध्वनि और शोर से मतलब है कि ध्वनि अगर तीव्र हो तो वह शोर का रूप ले लेती है और शोर यदि बहुत तीव्र हो तो वह हमारे कानों को असहनीय हो जाता है। अतः शोर तथा ध्वनि में मुख्य अंतर उनकी तीव्रता का ही होता है। ध्वनि की तीव्रता यदि हम उसकी इकाई देखें कि हम उसको किस प्रकार से माप सकते हैं तो ध्वनि की तीव्रता की जो इकाई होती है वो डेसिबल के रूप में मापी जाती है। इस चार्ट में मैंने विभिन्न प्रकार के स्रोत, उनकी प्रबलता डेसिबल में कितनी होती है एवं ध्वनि का स्तर क्या होता है ये बताने का प्रयास किया है। तो यदि हम पहला फुसफुसाहट देखें, जब हम बिल्कुल धीरे बात करते हैं तो उसकी डेसिबल में कितनी क्षमता होती है 10 से 25 डेसिबल, जो कि एक शांत वातावरण होता है। दूसरा यदि हम देखें धीमा रहा है तो वह 30 से 40 डेसिबल उसकी क्षमता होती है, जो हमारे कानों को बहुत मधुर आवाज देता है। तीसरा वार्तालाप, जिसकी क्षमता 50 से 60 डेसिबल होती है, जो कि सामान्य भी हो सकती है या थोड़ी सी तेज भी हो सकती है। चौथा हल्का यातायात, उसकी डेसिबल में यदि हम क्षमता देखें तो 70 होती है, जो कि शोरगुल की कैटेगरी में आती है। मोटरसाइकिल, जिसकी आवाज बहुत तेज होती है, डेसिबल में यदि हम देखें तो लगभग 90 डेसिबल होता है, जो कि प्रबल होता है। प्रबल का मतलब थोड़ा सा भारी। अगला हम देखें तो जेट इंजन। जेट इंजन में यदि डेसिबल की इकाई से यदि हम उसकी ध्वनि की तीव्रता मापें तो लगभग 105 डेसिबल होता है और 105 डेसिबल असुविधाजनक या हमारे कानों की सुनने की क्षमता इसमें बिल्कुल बंद हो जाती है। इससे भी तीव्रता यदि हम देखें तो जेट यान जब टेक ऑफ करते हैं या उड़ते हैं
सब जब हम उसकी इकाई डेसिबल में देखें तो वो लगभग 150 डेसिबल होती है, जो इतनी अधिक पीड़ाजनक उत्पन्न करती है कि हमारी कानों की क्षमता बिल्कुल बंद हो जाती है और हम उस ध्वनि को सुन ही नहीं सकते। तो जो सबसे अधिक तीव्रता या हमारे कानों को पीड़ा पहुंचाने वाले डेसिबल की इकाई है वो 105 से लेकर 150 डेसिबल तक की हो सकती है। इसके पश्चात ध्वनि के जो प्रदूषण के स्रोत हैं उनको हम दो भागों में अध्ययन कर सकते हैं, प्राकृतिक स्रोत एवं कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में यदि ध्वनि हम सुने तो बादल की गड़गड़ाहट, बिजली की कड़क, तूफान की हवाएं, तेजी से गिरते पानी की ध्वनि, भूकंप, ज्वालामुखी की फूट से उत्पन्न ध्वनि या वन्य जीव आदि। वन्य जीव जो अपनी आवाज निकालते हैं वो सब प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। परंतु यदि हम कृत्रिम स्रोत देखें तो औद्योगिक ध्वनि, यातायात साधन की ध्वनि, शहरी ध्वनि, ये सब प्राकृतिक के विपरीत कृत्रिम प्रकार के ध्वनि स्रोत हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ध्वनि का यदि हम भोंपू पे सुनते हैं तो 120 डेसिबल से अधिक असुविधाजनक प्रकार की हमारी दुष्परिणाम इसको हमको देखने को मिलता है। दुष्प्रभाव प्राणी कार्यकी पर भी पड़ता है। तो इसके लिए सैमुअल रोजन ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि आप चाहे शोर को क्षमा कर दें पर आपकी धमनियां क्षमा नहीं करेंगी। इसका तात्पर्य है कि यदि ध्वनि बहुत तीव्र गति से हम सुनते हैं तो वह हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के अवांछित परिवर्तन उत्पन्न करती हैं, जैसे हमारे हृदय में, हमारी धमनियों पर, हमारे कानों में, हमारे दिमाग में, हमारे मानसिक स्तर में सब प्रकार से असंतुलित उत्पन्न करते हैं। इसके पश्चात यदि हम मानव आचरण के स्तर पर देखें तो वर्तमान परिस्थिति में शोर के कारण हम बहुत से मानसिक परेशानियों से गुजरते हैं। विभिन्न प्रकार के टेंशन्स होते हैं, चिड़चिड़ाहट होती है, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। तो इन सब का जो दुष्प्रभाव है ये शोर ही होता है। इसके लिए आप कह सकते हैं कि शोर मनुष्य को समय से पहले ही बूढ़ा बना देता है। यदि हम बहुत तेज ध्वनि सुनेंगे तो हमारी उम्र से पहले ही हम बूढ़े हो जाएंगे। इसके पश्चात चौथा प्रकार का थर्मल पॉल्यूशन है। इसमें हम देख सकते हैं कि ताप के प्रभाव से जलीय या वायुमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रभावी परिवर्तन ताप प्रदूषण कहलाता है। 30 से 35 डिग्री ताप का जल जलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए मरुस्थल के समान कार्य करता है, क्योंकि जो 30 से 35 डिग्री से कम तापमान होता है वो जल के लिए सामान्य तापमान है, परंतु विभिन्न प्रकार के जो मानव निर्मित स्रोतों से उत्पन्न जल में जो ताप उत्पन्न होता है वो जल के लिए मरुस्थल के रूप में कार्य करता है। ताप प्रदूषण के स्रोत यदि हम देखें तो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, औद्योगिक प्रक्रम, कोल ईंधन पावर प्लांट, जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र, ये सब जल ताप प्रदूषण के विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं। इस उदाहरण में जी, इसके उदाहरण में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न होते हैं। इस उदाहरण में आप देखिए कि प्रदूषण से ह्यूमस या जो सबसे ऊपरी मिट्टी की जो लेयर होती है, जो सबसे अधिक फर्टाइल होती है, वो किस प्रकार से प्रदूषित हो जाती है विभिन्न प्रकार के कीटनाशक के प्रयोग से, उर्वरकों के प्रयोग से। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम अपनी ह्यूमस को बचाए रखें, क्योंकि इसके लिए कहा गया है कि नेशन लिव एज लॉन्ग एज देयर ह्यूमस। यदि हम अपनी ह्यूमस को नष्ट कर देंगे तो पूरी प्रकृति में जो फर्टाइल भूमि है वो नष्ट हो जाएगी। इसी प्रकार अब हम इस विषय से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे। तो छात्रों, मैंने आपको विभिन्न 4 प्रकार के प्रदूषण के प्रकार बताए। तो आप बताएं कि भोपाल की गैस त्रासदी किस प्रकार के प्रदूषण का उदाहरण है। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार के प्रदूषण का
उदाहरण है। जी। हेलो मैम, जो भोपाल गैस है वो रासायनिक प्रदूषण का उदाहरण है। रासायनिक तो है, पर जो मैंने विभिन्न प्रकार के 4 प्रदूषण आपको बताए, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ताप प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण, इनमें किस प्रकार का प्रदूषण है? मैडम जी ये वायु प्रदूषण नाभिकीय प्रदूषण है। जी। हेलो प्रकार बताएं, प्रकार। आपने बिल्कुल सही बताया, रासायनिक प्रदूषण है, मगर यह रासायनिक प्रदूषण किसके कारण? रासायनिक नाभिकीय प्रदूषण के कारण मैडम जी। नाभिकीय प्रदूषण नहीं, गलत जवाब है आपका। कोई बच्चा जानता है इसका सही उत्तर? मैम जी। मैं पीजी कॉलेज शिवपुरी से बोल रही हूँ। हाँ जी, वायु प्रदूषण है इसका आंसर। बिल्कुल आपने जो उत्तर दिया है वो सही है कि जो भोपाल की गैस त्रासदी है वो वायु प्रदूषण का कारण है। दूसरा प्रश्न बताएं कि शोर प्रदूषण मानव पर कितने डेसिबल में विनाशकारी है? शोर प्रदूषण, जिसे हमने ध्वनि प्रदूषण भी कहा था, वह कितने डेसिबल में विनाशकारी है? जी। मैं पथरिया कॉलेज पीजी से बोल रहा हूँ। 105 से 150 तक। बिल्कुल आपने जो उत्तर दिया है 80 डेसिबल से ऊपर, अर्थात 120, 150, 80 से जितने भी ऊपर होंगे वो शोर प्रदूषण से के लिए विनाशकारी है। इसके अलावा और कोई प्रश्न यदि आपके मन में हो जो आप पूछना चाहें इस विषय से संबंधित, तो आप पूछ सकते हैं। जी। कोई छात्र इस विषय से संबंधित और कोई प्रश्न पूछना चाहे तो छात्रों, शायद आपने ये विषय बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद एवं दीपावली की आप सभी को शुभकामनाएं।